अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह आपका मसल एक्साइट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो पूरा एज ए होल मैकेनिज्म है, इसको हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बोलेंगे। तो आज का आपका जो बेसिकली लेक्चर है वो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो बेसिकली टॉपिक है वो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है। तो ये आपका चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 26 है। ठीक है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को पढ़ने से पहले ट्रांसफर ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, मायोफिब्रल्स सराउंडेड बाय टी ट्यूब्यूल sarcoplasmic reticulum system. The T tubule are small and run transfer to the myofibrils. मायोफिब्रल को ये जो ट्यूब्स होती हैं ये 90 के एंगल के ऊपर कट कर रही होती हैं, इस ट्रांसफर्स होती हैं उसकी निस्बत। दे बिगन एट द cell membrane and penetrate all the way from one side of the muscle fiber to the opposite side. तो ये कल भी मैंने आपसे बात डिस्कस की थी कि टीटीब्यूल्स क्या होती हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी। तो मायोफिब्रल्स क्या हैं, बेसिकली ये जो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स हैं ये इसको कट कर रही होती हैं 90 के एंगल पे, और एक साइड से शुरू होती है और एंड तक उसको लीड करती हैं उसके। अभी एक आगे डायग्राम है उसमें दिखाया है कि दीज ट्यूब्यूल्स ब्रांच among themselves and form entire plane of T tubule interlacing among all the separate myofibrils. तो जो डायग्राम है उसमें क्या करते हैं कि ये देखें, ये देख, ये जो पर्पल कलर के सर्किट बने हुए हैं ये एक लाइन से नेक्स्ट लाइन तक जाते हैं। T tubule originate from the cell membrane. They are open to exterior of the muscle fiber, therefore they communicate with extracellular fluid surrounding the muscle fiber and they themselves contain extracellular fluid in the lumens. तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन होती है जो इनसाइड द मायोफिब्रल प्रोलोंग कर रही होती है। अब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, इनवर्ट सेल के मूव करती है, तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी कुछ मटेरियल है वो साथ आ जाता है। In other words, the tubules are actually internal extension of cell membrane. तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी ट्यूब्यूल सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल इन्वेजिनेशंस हैं, इंटरनल एक्सटेंशंस हैं। Therefore, when an action potential spread over a muscle fiber membrane, a potential change occurs. Also speeds along the T tubules to deep interior of the muscle fiber. तो अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है, इंटरनल एक्सटेंशन है, उसके अंदर भी चेंज आएगा। जब ये चेंज आएगा तो टी ट्यूब्यूल जहाँ जहाँ तक प्रोलोंग कर रही हैं वहाँ वहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज आता जाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट सराउंड दीज टी ट्यूब्यूल्स देन इलिसिट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये टी ट्यूब्यूल्स को तक एलिसिट करता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें। टी ट्यूब्यूल्स तक ये एक्शन पोटेंशियल को लेके जाएगा, और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली हुई है, उसका पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो उससे रेलिवेंट जो ऑर्गन्स हैं जैसे टी ट्यूब्यूल है वो भी स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेट होगी तो ये फिर आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करवाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कंपोज ऑफ टू मेजर पार्ट। दो मेजर पार्ट्स हैं इसके। लार्ज चैम्बर कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्नी दैट अबाउट द टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
जैसे टीटीब्यूज इंटरनल इन्वेजिनेशंस होती हैं, इंटरनल एक्सटेंशन होती हैं, सेम उसी तरह इसकी टर्मिनल सिस्टर्निस को कहा जाता है। लॉन्ग longitudinal tubules that surround all surface of the actual contacting myofiber। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलोंग कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं। एक है नंबर 1 पे टर्मिनस सिस्टर्नी, ठीक है, जो कि टीटीब्यूल्स की ही तरह होते हैं और ये लार्ज चैम्बर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी फोल्डिंग होती है, जबकि जो टीटीब्यूल्स हैं वो पूरे कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स को सराउंड किए होते हैं। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का बेसिकली काम क्या पढ़ा था हमने, ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है। तो अभी हम पढ़ते हैं रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। On the special feature of the sarcoplasmic reticulum is one of the special feature of the sarcoplasmic reticulum is that within its vesicular tubules is an excess of calcium ion in high concentration, and many of these ions are released from each vesicle when an action potential occur in the adjacent tubule। जब टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके वेसिकल्स में जो मौजूद कैल्शियम आयंस हैं वो रिलीज होते हैं। द एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स काजेस करंट फ्लो इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी वेयर दे अबाउट द टी ट्यूब्यूल। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे टी ट्यूब्यूल तक एक्शन पोटेंशियल आएगा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जब मूव करेगा तो वहाँ पे मौजूद जो टीट्यूब्यूल हैं एज द एक्शन पोटेंशियल रीच द टीट्यूब्यूल द वोल्टेज चेंजिंग is sensed by dihydropyridine receptor that are linked to calcium release channels, also called ryanodine receptor channel, in the adjacent sarcoplasmic reticulum cisternae। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी के अंदर डाईहाइड्रोपायरेटिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। वोल्टेज चैनल्स होते हैं ना, इसलिए जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिकल चेंज की वजह से ये चैनल्स भी चेंज हो जाएंगे और उसके लिहाज से इसको हम कैल्शियम चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल्स को क्या इसमें कैल्शियम को चैनल्स में से रिलीज कर देते हैं। एक्टिवेशन ऑफ डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल इन दी सिस्टर्नी। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, इसने क्या किया, सिस्टर्नी के अंदर जो वेसिकल मौजूद हैं, वेसिकल के अंदर कैल्शियम मौजूद है तो उसका रिलीज करवा देगा, ठीक है। These channels remains open for a few milliseconds, releasing calcium ion into sarcoplasmic surrounding the myofibrils and cause contraction। तो ये जो कैल्शियम आयंस है ये कुछ सेकंड्स के लिए ओपन होते हैं और सारा जो वेसिकल से निकल जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स है उसको इसकी विजिबिलिटी हो जाती है मायोफिब्रल्स को। कैल्शियम पम्प फॉर रिमूविंग कैल्शियम आयन फ्रॉम मायोफिब्रल फ्लूइड। अब एक तो हो गया वो प्रोसेस जिसमें ये रिलीज हो रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल आता है, जो रिसेप्टर है एक्टिवेट होता है तो ये कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जो कैल्शियम आयन हमारे रिलीज हुए थे सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स के अंदर और मायोफिब्रल्स के अंदर, उसको वापस कैसे सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन अकर वंस द कैल्शियम आयन हैव बीन released from the sarcoplasmic tubules and have diffused among the myofibrils, muscle contraction continues as long as the calcium ion remain in high concentration। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तब तक होती रहती है जब तक आपके पास कैल्शियम आयन की अमाउंट मौजूद है। अब
वो मसल्सल कंट्रैक्शन तो नहीं हमें चाहिए, मसल को रिलैक्स भी करना है। अब मसल रिलैक्स करने के लिए क्या होगा कि कैल्शियम आयन की वापस अमाउंट को कम करना पड़ेगा। However, a continually active calcium pump located in wall of the sarcoplasmic reticulum pump calcium ions away from the myofibril back into the sarcoplasmic tubules। तो जो मायोफिब्रल्स है ना, उनके ऊपर जो एक पंप मौजूद होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप, वो क्या करते हैं, कैल्शियम को फ्लूइड से निकाल के वापस सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करवा देते हैं। दिस पंप कैन कंसंट्रेट द कैल्शियम आयन अबाउट 10,000 fold inside the tubules. In addition, inside the reticulum is a protein called cholesequestrin that can bind up to 40 times more calcium। तो इधर ये बात कर रहे हैं कि ये जो चैनल्स थे, ये जो कंसंट्रेशन है उसको 10,000 फोल्ड इंक्रीज कर देते हैं। उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है उसको बाइंड कर लेती है अपने साथ। इसी वजह से वो जल्दी से बैकअप हो जाता है, जल्दी से वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अपने सिस्टम में चला जाता है सिस्टर्नी की तरफ। Excitatory pulse of calcium ion. Normal resting state concentration of calcium ion in the cytosol that pass the myofibril is 2 liter to elicit contraction। नॉर्मली जो हमारे साइटोसोल में कैल्शियम आयन की मौजूद आयन की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, वो इतनी कम होती है कि हम उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते मसल की। तो troponin tropomyosin complex keeps the actin filament inhibited and maintain a relaxed state of muscles। तो इसी वजह से जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन सी के साथ जाके अटैच नहीं होता और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कम्प्लेक्स हमेशा रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। फिर ये देखिए, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो किया है, उसका जो टर्मिनल सिस्टर्निंग है उसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स मौजूद हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो डाई हाइड्रो जो रिसेप्टर मौजूद थे वो क्या है कि आपके वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। DHP, ये इधर आपने रिसेप्टर पढ़े थे उसी को नोट करें, डिहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। ये DHP डिहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स को शो करें। तो ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सिस्टर्नी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ से कैल्शियम आयन निकल के साइटोसोल में आ जाते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टर्नी के अंदर कैलेस्क्वेस्ट्रिन प्रोटीन मौजूद है। ये देखो एक क्लाउड लाइक प्रोटीन मौजूद है। इसकी पावर होती है कि ये कैल्शियम आयन को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके ताकि साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की जो अमाउंट है वो कम हो जाए। ये देखो, कैल्शियम आयन आएगा सेल के अंदर और जो एक्टिन और मायोसिन के जो कंपोनेंट थे उसके साथ जाके अटैच होके कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाए। Conversely, full excitation of the T tubules and sarcoplasmic reticulum system causes enough release of calcium ion to increase the concentration in myofibril fluid to as high as 2 into 10 molar concentration, 500-fold increase, which is about 10 times the level required to cause maximum muscle contraction। maximum muscle contraction के लिए जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन रिक्वायर थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, 10 टाइम्स उसके निस्बत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज कर देता है। इमीडिएटली देर आफ्टर द कैल्शियम पम्प डिप्लीट्स द कैल्शियम आयन अगेन। दोबारा इसके बाद क्योंकि कैल्शियम पंप एक्टिव है तो वो वापस कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेज देंगे। The total duration of this calcium pulse is usual skeletal muscle fiber last about 1/20th of second।
1 सेकंड के 20th पार्ट, अगर अगर 1 सेकंड के 20 पार्ट करें तो 1/20 में आपका जो ये जो ड्यूरेशन होता है कि जिसमें कैल्शियम आयन अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जस्ट 1/20 सेकेंड्स में ये इम्पल्स जारी होती है। इन हार्ट मसल्स द कैल्शियम पल्स लास्ट अबाउट 1/3 ऑफ ए सेकेंड। तो हार्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हार्ट में अपना जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसको ओपन करता है। अब हर बॉडी ऑर्गन में डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन का फंक्शन है, तो वहाँ पे जो मसल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट है। अब जो हार्ट के मसल्स हैं वो जो कैल्शियम आयन की उसको कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है उसका ड्यूरेशन है 1/3 ऑफ सेकेंड। अब उसके बाद हम अगर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि आपके जो विजरास के मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, वी नाउ टर्न टू स्मूथ मसल्स विच इज composed of four smaller fiber usually 1 to 5 micrometer in diameter and 20 to 500 micrometer in length। तो ये आपके स्मूथ मसल्स के बारे में बात हो रही है कि ये बेसिकली 1 to 5 नैनोमीटर का इसका डायमीटर है और 220 से 500 तक इसकी लेंथ है। इन कंट्रास्ट स्केलेटन आर मच एज 30 टाइम ग्रेटर इन डायमीटर एंड 100 ऑफ द टाइम एज लॉन्ग। तो स्केलेटन इसकी निस्बत ज़्यादा लॉन्ग और थिक है। मैनी ऑफ द सेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई टू स्मूथ मसल एज स्केलेटन मसल। स्मूथ मसल भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक स्केलेटन मसल की तरह काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एसेंशियली दी same attractive forces between myosin and actin filament causes contraction in smooth muscle as in skeletal muscle, but the internal physical arrangement of the smooth muscles is different। तो इधर बस बात हो रही है कि जो स्मूथ मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो जस्ट वही डिफरेंट है, बाकी इसका काफ़ी हद तक जो काम है वो स्केलेटल मसल्स वाला है। The smooth muscle of each organ is distinctive from that of most other organ in several ways। तो इसकी बहुत से दूसरे जो फंक्शन है वो क्या है? फिजिकल डायमेंशन, ऑर्गेनाइजेशन इनटू बंडल और शीथ, रिस्पॉन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्वेशन एंड फंक्शन। इस टाइप के ये सारे इसके फंक्शन हैं। येट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी स्मूथ मसल्स कैन generally be divided into two major types, multi-unit smooth muscle and unitary smooth muscles। तो इस बिहाफ पे हमने इसको फर्दर यूनिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये मल्टी यूनिट क्या है? दिस टाइप ऑफ स्मूथ मसल इज कंपोज ऑफ डिस्क्रीट सेपरेट स्मूथ मसल। तो इसके अंदर डिस्क्रीट और सेपरेट स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। ईच फाइबर ऑपरेट independently of the other and often is innervated by single nerve ending as occur for skeletal muscle। अच्छा, अब ये जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ये एज ए सेपरेट और डिस्क्रीट काम कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और इसको एक नर्व आके इनर्वेट करी होती है। Further, the outer surface of these fiber, like those of skeletal muscle fiber, are covered by thin layer of basement membrane-like substance and mixture of fine collagen glycoprotein that help insulate the separate fiber from one another। तो इस तरह इसको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको हम जो कि कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, वो इस पार्ट्स को सेपरेट कर देती है और इसको डिफाइंड रखती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल इज दैट ईच फाइबर कैन कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंटली। हर फाइबर अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अलग तरीके से अलग अलग वो कॉन्टैक्ट होगा। इन कंट्रास्ट मेजर शेयर ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूनिटरी सिस्टम is exerted by non-nerve stimuli। Some example of multi-unit smooth muscles are the ciliary muscle of the eye, हमने ciliary movement पढ़ी, the iris muscle of the eye and the piloerector muscles that cause the erection of hair when stimulated by sympathetic nervous system।
अब बात की है इन्होंने कि कुछ जो मसल्स हैं वो एज़ ए यूनिट काम कर रहे होते हैं। वो अपना पूरा का पूरा फ़ंक्शन अकेले ही परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर जब ठंड लगती है या खौफ़ आता है तो आपके बाजू, जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो जो बाल हैं उसको पाइलोरेक्टर मसल्स बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेयर इरेक्शन होती है जब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद यूनिटरी स्मूथ मसल्स की बात करें, दिस टाइप इज कॉल्ड सिंक्शियल स्मूथ मसल और विज़रल स्मूथ मसल। दिस टर्म यूनिटरी इज कंफ्यूजिंग बिकॉज इट डज नॉट मीन सिंगल मसल फाइबर। तो इसका ये मतलब नहीं है कोई सिंगल मसल फाइबर आके यूनिटरी स्मूथ मसल बना रहा है, बल्कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 100 to 1000। और इसका काम क्या करना है, ये एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मल्टी यूनिट की तरह नहीं होता कि अलग अलग हर कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करे, नहीं, बल्कि इसमें पूरी की पूरी जो मूवमेंट है वो एज ए ग्रुप मूवमेंट हो रही होती है। The fiber usually are arranged in sheets, bundle, and their cells membrane are adherent to one another at multiple points so that force generated in one muscle can be transmitted to next। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो ग्रुप के, वो सारे एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड होते हैं कि अगर एक को सिग्नल मिला है तो वही सिग्नल नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। In addition, cell membrane are joined by many gap junctions through which ion can flow freely from one muscle cell to next so that action potential of simple ion flow without action potential can travel from one fiber to next। तो इसके अलावा इसके दरमियान गैप जंक्शन भी हैं जो कि आयनिक फ्लो और एक्शन पोटेंशियल को फैसिलिटेट करेंगे। दिस टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स इज आल्सो नोन एज सिंक्शियल स्मूथ मसल। इस टाइप के मसल्स जो कि ग्रुप में एक्शन कर रहे हैं उसको हम सिंक्शियल स्मूथ मसल भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सिंक्शियल इंटरकनेक्शन अमंग फाइबर्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड विज़रल स्मूथ मसल। इसको हम विज़रल स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये इस टाइप के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है वो प्रोसेस क्या है। तो हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो कैल्शियम का रिलीज़ हो रहा है उसके बारे में पढ़ा कि सिग्नल आता है कैल्शियम की जो एक्सटेंशंस हैं सिस्टर्नी, उसके अंदर चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो ओपन होते हैं तो वो साइटोसोल में कैल्शियम आयन रिलीज़ कर देते हैं। अब कैल्शियम आयन जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसने साइटोसोल से वापस अपने सिस्टर्नी मतलब रेटिक्यूलम की तरफ आना है। तो उसके लिए क्या है, पंप मौजूद होते हैं। पंप क्या करते हैं, एक्टिवली वो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को वापस उसके सोर्स की तरफ भेज देते हैं। और सोर्स के अंदर मौजूद होती है स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन जो कि कैल्शियम आयन को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच।